हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। आज अपन पीडियाट्रिक पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 का ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 पे आएगा। पार्ट 3 के बाद में आपका ऑल ओवर जो पीडियाट्रिक है, पीडियाट्रिक कवर हो जाएगा। आप रिवीजन पर्पज से यूज़ कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कुछ वन लाइनर टॉपिक्स भी है, तो आपको पूरा क्लियर करवा देंगे। अगर एनसीएल के लिए और अदर एग्जाम के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। मैं आपको अबाउट टेस्ट सीरीज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो दोस्तों, अपन टाइम वेस्ट नहीं करके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, secretion from the mother breast following delivery is called ऑप्शन ए सेडोस्ट्रम, कोलेस्ट्रॉम, लोचिया और लुकोरिया। देखो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मदर का जो ब्रेस्ट है, डिलीवरी होने के बाद में कुछ जो मिल्क सिक्रेशन होता है, उसको अपन क्या, जो पहला सिक्रेशन होता है 2 से 3 डे, जो इनिशियल सिक्रेशन बोलते हैं, उसको अपन कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉम के बाद में आपको बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, हीलो टाइप मिल्क होता है और जो फर्स्ट 1 से 3 डेज तक सीक्रेट रहता है और इसमें एंटीबॉडी हाई अमाउंट में रहता है। मिल्क में कौन से एंटीबॉडी रहता है, IgA इम्यूनोग्लोबिन रहता है। इसके अलावा जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है और फैट क्या होता है, लो अमाउंट में रहता है। और इसके अलावा दोस्तों, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉम को हमेशा बच्चों को देना चाहिए। ये इसलिए आपको बोला जाता है कि जितना इनिशियल जल्दी हो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर what minimum period of the gestation a preterm infant can be directly put to breast for adequate breastfeeding? ऑप्शन ए 30 वीक्स, ऑप्शन बी 32 वीक्स, ऑप्शन सी 33 वीक्स, ऑप्शन डी 24 वीक्स। देखो दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, 34 वीक्स। क्यों, उसका मैं रीजन भी आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि जो न्यूबॉर्न होता है वो 32 से 34 वीक तक उसमें क्या रहता है, जो सकिंग का जो रहता है बहुत माइनर रहता है। जो सकिंग रिफ्लेक्स रहता है वो माइनर रहता है। मैं मतलब अपन बोल सकते हैं वो कैनॉट स्वेल, वो स्वेल नहीं कर पाता है अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से स्वेल नहीं करेगा तो क्या होता है, एस्पिरेशन होने का पॉसिबिलिटी रहता है। इसीलिए जो 32 से 34 वीक तक उसमें थोड़ा रिफ्लेक्सेस कम रहता है, सकिंग रिफ्लेक्शन, और 34 वीक्स के बाद में प्रॉपर्ली डेवलपमेंट होता है। तो एडिक्यूट टाइम कौन सा होता है, 34 वीक्स। राइट आंसर क्या होगा, 34 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट प्रमोशन ऑफ द GI फंक्शन, फोस्टिंग इम्यून डिफेंस, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, इकोनॉमिक एडवांटेज। देखो सब चीज़ें सही बोल रहा है, एक चीज़ गलत बोल रहा है। एडवांटेज ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, ठीक है, एडवांटेज ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, प्रमोशन ऑफ द GI फंक्शन बिल्कुल राइट है, फोस्टिंग इम्यून डिफेंस बिल्कुल राइट है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस नहीं होता, न्यूट्रिशनल बैलेंस रहता है। तो ये बात इसने क्या बोल ली, गलत बोल ली। अगर यहाँ पे न्यूट्रिशनल बैलेंस लिखते तो ये भी राइट हो जाता है। इकोनॉमिक एडवांटेज, बिल्कुल इकोनॉमिक्स आपको फायदा मिलता है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन PJ में भी आया हुआ है, जिप्पन में आया हुआ है, एनसीएल में भी आया हुआ है, ध्यान रखना। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस इन टर्म बेबी एज, ऑप्शन ए 4 डे, ऑप्शन बी 7 डे, ऑप्शन सी 14 डेज, ऑप्शन डी 5 डेज। देखो दोस्तों, जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है उसका इंटेंसिटी वो कब होता है, 4 डेज पे रहती है। कब रहता है, 4 डेज पे। और आप ये 4 डेज पे तो इसके जो सिम्टम्स रहता है वो पिक लेवल पे रहता है, हाई इंटेंसिटी रहते हैं। ख़त्म को कब होता है, 7 डेज में। कब होता है, 7 डेज में। उसका होने के जो रीजन है ये हो गए टर्म में, टर्म बेबी फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के, ये 4 डेज में पिक लेवल पे, 7 डेज में सबसेट। लेकिन अगर कोई प्रीटर्म बेबी है उसमें कब होगा, 5 से 6 वीक में हाई इंटेंसिटी मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसके बाद में 14 डेज पे सबसेट। माइंड में रखना दोनों का डिफरेंस, टर्म और प्रीटर्म का। इसके अलावा कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होने का मेन रीजन क्या होता है, या मतलब मेन क्यों होता है कि RBC का जो लाइफ साइकिल होता है वो थोड़ा कम होता है। इसके अलावा अपन दोस्त बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। जो पैथोलॉजिकल जो जॉइंटिस जो डेवलपमेंट होता है वो कब होता है, विद इन 24 आवर। विद इन 24 आवर के अंदर पैथोलॉजिकल जॉइंटिस डेवलप होता है। इसके अलावा अपन जॉइंटिस में आप फोटोथेरेपी देते हो। फोटोथेरेपी देते समय ध्यान रखना है
कि उसका जेनेटल एरिया और आई हमेशा कवर होना से, प्रोटेक्ट होना से, बिकॉज रेटाइनल डिटेचमेंट और जो उसका इनफर्टिलिटी के पॉसिबिलिटी रहती हैं, इसलिए आपको दोनों का ध्यान रखना है, दोनों को कवर करना है। नेक्स्ट, पेरेंट्स ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेंट शुड बी एनकरेज टू स्टे विथ देयर चाइल्ड टू हेल्प टू डिक्रीज। ऑप्शन ए प्रॉब्लम विथ अटैचमेंट, सेपरेशन एंजाइटी, रिस्क फॉर इंजरी, फेलियर ऑफ ट्राइब। राइट आंसर क्या होगा? सेपरेशन एंजाइटी। देखो दोस्तों, अगर दोस्तों न्यूनेट है, न्यूनेट में अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उसमें क्या होता है, जो बॉन्डिंग अगर प्रॉपर मदर का अगर प्रॉपरली केयर नहीं होता, उसमें क्या होता है, उसकी जो बॉन्डिंग और ट्रस्टिंग होता है वो क्या होता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है अगर वो अलग रह गए तो। इन्फेंट में क्या रहेगा, सेपरेशन की एंजाइटी रहती है, अलग करते उसमें एंजाइटी आ जाएगी। टोटल में क्या रहेगा, उसको डिनाइल, डिसअपियर और प्रोटेस्ट जैसा रहता है। प्री स्कूल में क्या रहता है, रिग्रेशन रहता है, और स्कूल एज में उसको फिर रहेगा बच्चों को। और एडोलेसेंट में हमेशा जब बच्चों से माँ से अलग करवाया जाता है हॉस्पिटल टाइम में, तो कैसा होता है, एंगर, गुस्सा आएगा, उसको एंजाइटी होगा, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट, चिल्ड्रन बिटवीन 1 से 6 ईयर ऑफ एज एज्यूम डेथ इज। अगर 1 साल से लगा 6 साल तक बच्चा, उसके लिए डेथ क्या है, डेथ को क्या एज्यूम करेगा? डेथ इज परमानेंट, डेथ इज स्लीप, डीप स्लीप, कैन नॉट अंडरस्टैंड, बिकम गोस्ट। देखो दोस्तों, इसका मैं आपको पूरा बता देता हूँ। अगर एक 10 ईयर का बच्चा है, वो डेथ को समझ लेता है, मतलब डेथ इज क्या होता है, परमानेंट, 10 ईयर का बच्चा। इसके बाद बात करते हैं 1 से 6 ईयर का बच्चा। 1 से 6 ईयर का बच्चा डेथ को क्या बोलते हैं, स्लिप, डीप स्लिप होता है, इसको क्या बोलते हैं, डेथ। इसके बाद वो ऐसा समझता है 6 टू लगाकर 10 ईयर तक का जो बच्चा होता है, 10 ईयर तक अलग हो गया, मतलब 10 ईयर से अबव अपन बोल सकते हैं परमानेंट, डेथ इज परमानेंट। 1 से 6 ईयर डीप स्लिप, और 6 टू जो 9 ईयर्स तक बोलते हैं उसको अपन क्या होता है, डेथ इज स्पिरिट और गोस्ट। क्या होता है, स्पिरिट या डेथ इज स्पिरिट और गोस्ट। ये माइंड में रखना, कई बार इसके रिलेवेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an infant thrust head toward any object that touch the cheek, if is known as, option A rooting reflex, touch the cheek if it known as rooting reflex, बाबीसी रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स और मोरो रिफ्लेक्स। देखो दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि इन्फेंट को अपन टच करेंगे तो टर्निंग ऑफ इन्फेंट माउथ टूवर्ड द जिस स्टूमुलेट, मतलब जिस टाइप से टच करोगे उसके ऑपोजिट साइड में, उस साइड में वो क्या कर लेगा, टर्न कर लेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स। जिस साइड में आपको मूव टच करो क्या कर लेगा, मूव कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट साइन ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी इन बॉयज। ऑप्शन ए इनिशियल हेयर्स, ऑप्शन सी इंक्रीज हेयर, ऑप्शन डी टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। राइट आंसर क्या होगा, जो बॉयज है, बॉयज का जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो फर्स्ट साइन है वो क्या है, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, टेस्टिस का एनलार्जमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G6PD deficiency is classified in the following trend. Option A autosomal dominant, option B dominant X linked, option C autosomal recessive, option D recessive sex linked। राइट आंसर क्या रहेगा, रिसेसिव। राइट आंसर रहेगा रिसेसिव सेक्स लिंक्ड। मतलब जो G6PD जो डेफिशिएंसी होते हैं वो जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर रहता है, और ट्रांसमिटेड किससे होता है, XX क्रोमोसोम से। XX क्रोमोसोम लाइक एज रिसेसिव सेक्स लिंक्ड। ठीक है, ये बहुत माइंड में रखना। ठीक है, और जो G6P6 की जो मेंटेनेंस, जो एसेंशियल जो इंटीग्रिटी ऑफ CBC या RBC है, वो थोड़ा डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट है, एबनॉर्मली हाई एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन ICP इज कॉल्ड। ऑप्शन ए हाइड्रोमिनस, ऑप्शन बी सबडुलर इन्फ्यूजन, ऑप्शन सी हाइड्रोसेफेलस और ऑप्शन डी हाइड्रोसेल्स। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा हाइड्रोसेफेलस। देखो दोस्तों, हाइड्रोसेफेलस क्यों होता है उसको आपको समझना है कि वो या तो ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा CSF का, या या तो CSF का जो सिक्रेशन कम हो जाएगा, ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा, या जो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, जो CSF का जो फ्लो है उसमें कोई रुकावट आ जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेन का एनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब हेड सर्कमफेरेंस बढ़ जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेफेलस।
और जो स्पाइना बाइफिडा होता है, स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन में क्या होता है, आपको हेड सर्कम्फ्रेंस को कंटिन्यू मॉनिटर करना रहना चाहिए। और जो हाइड्रोसिफिलस के लिए जो संड यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वीपी संड, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संड यूज किया जाता है। और हाइड्रोसिफिलस के जो अर्ली साइन क्या है, सनसेट साइन, बल्गिंग एंट्रियल फोंटानेल, नोजिया और हेड सर्कम्फ्रेंस इंक्रीज हो जाएगा। और क्रैकर पोर्ट साउंड मतलब मेसवन साइन आता है, पोर्ट साउंड के पोर्ट के समय उसका ऐसा साउंड आता है ब्रेन का। लेट साइन क्या होता है, हाई पिच क्राई होता है, सिल्ड क्राई, ये क्या है, लेट साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, malformation of the spine in which the posterior portion of the lamina of one or more vertebra fails to fuse with or without defective development of spinal cord is called ऑप्शन सी राइट है, स्पाइना बाइफिडा। शॉर्ट लैंग्वेज में अपन बात सकते हैं कि स्पाइना बाइफिडा है वो क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिफेक्ट है। और न्यूरल टिप है वो क्या होती है, क्लोज नहीं हो पाती प्रॉपरली एमरिडिक फेज में, एमरिडिक पीरियड में प्रॉपरली अगर क्लोज नहीं होती, उसकी वजह से क्या हो सकता है, स्पाइनो बाइफिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डेफिनेटिव डायग्नोसिस फॉर रे सिंड्रोम? ऑप्शन लीवर बायोप्सी, ब्रेन बायोप्सी, एमआरआई और सीएसएफ एनालिसिस। राइट आंसर क्या होगा, लीवर बायोप्सी। देखो दोस्तों, जो रे सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, एक्यूट एन्सेफेलोपैथी होता है और ये क्या होता है, वायरल इन्फेक्ट होता है 4 से 7 डेज तक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सेरेब्रल इडिमा है वो फैटी चेंज हो जाता है लीवर सेल्स में। मीन्स अपन ऐसे बोल सकते हैं लीवर सेल्स का फैटी चेंज हो जाता है और सेरेब्रल इडिमा डेवलप हो जाता है। ठीक है, और रे सिंड्रोम आपका जो एस्पिरिन की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एस्पिरिन का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, एमोंग दिस विच इज द लेट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी इन ए चाइल्ड नोट बाय नर्सिंग ड्यूरिंग असेसमेंट? ऑप्शन ए नोजिया, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी बल्गिंग फोंटानेल और ऑप्शन डी डायलेटेड स्कल्प वेन्स। देखो दोस्तों, राइट आंसर क्या है, लेट साइन में क्या है, इसका राइट होगा ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा और लेट साइन क्या है, जो नोजिया है वो क्या अर्ली साइन है आईसीपी का, बल्गिंग फोंटानेल अर्ली साइन है, डायलेटेड स्कल्प वेन ये सब अर्ली साइन है, ब्रेडिकार्डिया लेट साइन है। इसके अलावा जो प्यूपिलरी रेस्पॉन्स जो डिक्रीज होता है, डिक्रीज प्यूपिलरी रेस्पॉन्स लेट साइन है। इसके अलावा जो सैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन वो भी लेट साइन है, कॉमा लेट साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर साइनोसिस ऑफ द साइड विथ टॉप? ऑप्शन ए कॉल ऑफ द पीडियाट्रिशियन, ऑप्शन ई प्लेस हर द नीसेस्ट पोजिशन, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑप्शन डी ट्रांसफर हर टू पीआईसीयू। देखो दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा कि जो टॉप है टीओपी उसके लिए अपन फर्स्ट इंटरवेंशन क्या करते हैं, वो करते हैं उसको प्रॉपरली पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन, प्लेस हर द नीसेस्ट पोजीशन। इसके अलावा थोड़ा टॉप का आप समझ लो। ठीक है, इस टॉप के अंदर 4 डिजिट रहता है कि क्या, कितने डिजिट रहता है, 4 डिजिट रहता है। और टॉप क्या है, साइनोटिक हर डिजिट रहता है। 4 डिजिट के अंदर इसमें वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस और डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ एवोर्टा। ये कई बार पूछा जाता है, टॉप के अंदर 4 डिजिट कौन कौन सा आता है, वापस देख लो, वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ द एवोर्टा। इसके अलावा टॉप के अंदर जो पोजीशन है इसमें ऑप्शन में नहीं था, तो नीसेस्ट पोजीशन, राइट पोजीशन बोला जाता है स्कूटिंग पोजीशन। ठीक है, कौन सी पोजीशन दी जाती है, स्कूटिंग पोजीशन, स्कूटिंग SQUATING स्कूटिंग पोजीशन। इसके अलावा इसमें साइनोटिक स्पेल आते रहते हैं। साइनोटिक स्पेल आने की वजह से हमेशा ऑक्सीजन और जो डाइजेपम इंजेक्शन है वो पास में रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप के रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रूमेटिक फीवर? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, ऑप्शन बी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन सी स्टेफाइलोकोकस। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। जो रूमेटिक फीवर होता है, ये जो बैक्टीरिया रहता है क्या करता है, सबसे पहले गले में इन्फेक्शन करता है, सोर थ्रोट करता है, सोर थ्रोट के बाद में रूमेटिक फीवर करता है और रूमेटिक फीवर आगे जाके रूमेटिक हार्ट डिजीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। जो आपका
ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो ये आपका रूमेटिक फीवर है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। और जो कनेक्टिव टिश्यू ऑफ हार्ट और जॉइंट, जो हार्ट और जॉइंट के जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर लेते हैं। इसके भी कुछ मेजर और माइनर क्राइटेरिया रहते हैं। जो मेजर क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे ये रूमेटिक हार्ट डिजीज के है मेजर क्राइटेरिया, जैसे मेजर क्राइटेरिया में क्या आता है, माइनर क्राइटेरिया में क्या आता है, और इसी के अकॉर्डिंग डिजीज का क्लासीफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अपेयरिंग टीथ इन द साइड एज, ऑप्शन ए प्रीमोलर, ऑप्शन बी इंसिजर, ऑप्शन सी कैनाइन और ऑप्शन डी थर्ड मोलर। जो फर्स्ट अपेयरिंग जो टीथ है वो क्या होता है, वो होता है इंसिजर। क्या होता है, बी। ये कब होता है, 6 मंथ में लोअर इंसिजर का अपेयरिंग होना शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ए न्यूबॉर्न बेबी स्किन कवर विथ वाइट स्टिकी मटेरियल विच इज नोन एज, ऑप्शन ए मंगोलियन स्पॉट, ऑप्शन बी लेनुगो, ऑप्शन सी मिलिया और ऑप्शन डी वर्निक्स। तो राइट आंसर क्या रहेगा, वर्निक्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ए न्यूबॉर्न बेबी स्किन कवर विथ वाइट स्टिकी मटेरियल, इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्निक्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the burping should be done, option A before each feed, option B middle and at the end of the each feed, option C only at the end of the each feed, option D after 1 hour of the feed। देखो दोस्तों, आप किसी ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद में या फीड के टाइम में बर्फिंग करवाया जाता है। बर्फिंग का मतलब पीठ पे थोड़ा थपथप किया जाता है, जो गले में जो भी कुछ ऐसा होता है वो प्रॉपरली इसोफेगस में चला जाता है, उसके लिए बर्फिंग करवाया जाता है। जो बर्फिंग कब करवाया जाता है उसका एग्जैक्ट जो अगर बोला जाए तो कब, मिडिल एंड एट द एंड ऑफ फीड। एक तो जब बच्चा शुरू में नहीं करवाना है, जब आधा दूध पी लेता है, आधा ब्रेस्ट फीड कर लेता है, मिडिल में करवा सकते हो, और एंड में उसके बाद में अपन कंधे पे लेके करवाया जाता है बर्पिंग। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। हीमोफीलिया ए इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 8, कोगुलेशन फैक्टर 9, कोगुलेशन फैक्टर 10 और कोगुलेशन फैक्टर 11। देखो दोस्तों, जो हीमोफीलिया ए है वो ए कौन सी वजह से, ठीक है, ए और बी दो अलग अलग रहता है। जो ए है 8 की वजह से और हीमोफीलिया बी 9 कोगुलेशन की डेफिशिएंसी से होता है। वापस ध्यान रखना, हीमोफीलिया ए, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ए, ठीक है। इसके 9 हीमोफीलिया बी, उसका राइट आंसर क्या जाता, अगर बी होता तो 9। मीन्स कोगुलेशन फैक्टर 8 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, हीमोफीलिया ए के लिए, और फैक्टर बी 9 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, हीमोफीलिया बी के लिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो हीमोफीलिया है इसके स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट किया जाता है, पर सबसे ब्लड का कौन सा टेस्ट है, APT। ध्यान रखना, जो APT है वो बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट इन हीमोफीलिया, ठीक है, माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनुला साइज यूज इन न्यूबॉर्न बेबी, ऑप्शन ए 20 साइज, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 18। देखो दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है जो तैयारी शुरू में कर रहे हैं। इसमें क्या कर लेगा, 18 कर लेगा, न्यूबॉर्न है तो 18 कर लोगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता है, ठीक है, डायमीटर क्या करता है, घटता है। मीन्स नंबर बढ़ेगा, साइज का मतलब नंबर बढ़ेगा। जैसे ये 18 है, ये 24 है, तो इस 24 का मतलब कि ये जैसे नीचे आएगा इसका डायमीटर कम होगा, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो कैनुला न्यूबॉर्न है उसके लिए राइट कौन सा है, 24 का। 24 का न्यूबॉर्न में यूज किया जाता है। 18 नंबर का ब्लड के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना। 24 नंबर का कैनुला कौन से कलर का होता है, वो होता है येलो कलर का। इसके अलावा दोस्तों ORS के संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मिशन इंद्रधनुष है वो कब लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 दिसंबर 2014 को इसको लॉन्च किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, हर बार आप कंफ्यूजन रहते हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था 25 दिसंबर 2040 को। इसके बाद में अपन बात करते हैं ORS का, कि ORS का जो प्रत्येक सचेट रहता है उसमें कितना कंटेंट रहता है, 20.5 ग्राम सचेट रहता है। इसमें सोडियम क्लोराइड कितना होता है, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, सबका अलग अलग है, तो आपको इसका कंटेंट पता होना चाहिए। जो सोडियम क्लोराइड है वो 2.6 ग्राम,
पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम साइट्रेट 2.5 ग्राम और डेक्सट्रोज 13.5 ग्राम। इन सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20.5। इसलिए एक ससेट में कितना होता है यहाँ से। इसके बाद में आपको ध्यान रखना कि जो 20.5 ग्राम जो ORS है वो किस में डिजोल्व करना है, 1 लीटर वाटर में करना है। और 1 लीटर वाटर में करने के बाद में उसका जो इलेक्ट्रोलाइट्स कितना रहेगा, सोडियम 75, पोटेशियम 20, क्लोराइड 65, साइट्रेट 10, डेक्सट्रोज 75। उसके बाद में इन सबको मिलाओगे तो ये क्या आ जाएगी आपकी ऑस्मोलिटी। सबसे पहले तो जो मिलाएंगे उस कंटेंट को जोड़ोगे तब आपका क्या आ जाता है, उसको ससेट में कितना वो टोटली मात्रा आ जाती है, उसको कितना 20.5 ग्राम को 1 लीटर पानी में डिजोल्व करना है तो उसका ऑस्मोलिटी कितना हो जाएगा 245 मतलब अपन बोल सकते हैं आइसोटोनिक। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो ये डिजोल्व करते हैं इसको विथिन 24 आवर के अंदर यूज करना चाहिए, विथिन 24 आवर के अंदर यूज करना चाहिए। दोस्तों कितने में यूज करना चाहिए, विथिन 24 आवर। अगर 24 आवर में यूज नहीं होता है उसको बाहर फेंक लेना चाहिए। इसके अलावा जो वेल्स ट्यूमर है वो मोस्ट कॉमन होता है, रेनल ट्यूमर ऑफ द साइडवुड में ये मोस्ट कॉमन होता है। और जो बेड वेटिंग बाय साइड एट एज ऑफ 5 ईयर कॉल्ड एनोरेसिस। अगर बच्चा 5 ईयर्स के बाद में 3 से 5 ईयर तक उसके बाद भी अगर वो बेड वेटिंग कर रहा है 5 ईयर के बाद में उसको अपन क्या बोलते हैं एनोरेसिस। एनोरेसिस के ड्रग ऑफ चेंज क्या है इमिप्रिम। इसके अलावा जो फिनाइल कीटोयूरिया है कंजेनिटल डिजीज होता है और ठीक है फिनाइल कीटोयूरिया और ऑटोसोमल रिसीविंग डिजीज होती है। इसके अलावा बात करते हैं अपन सिनडेक्टिली, पॉलीडेक्टिली, मोनोडेक्टिलिज्म। इसको ध्यान से समझना है। इज कॉन्जेनिटल फ्यूजन या वेबिंग ऑफ 1 और मोर फिंगर और टॉयज। 1 और मोर फिंगर क्या होते हैं जुड़ी रहती है, इसको अपन कह लो सिनडेक्टिली। पॉलीडेक्टिली क्या होता है, इट कंडीशन हैविंग मोर देन नॉर्मल नंबर ऑफ फिंगर और टॉयज। नॉर्मल फिंगर या टॉय से भी क्या होता है ज़्यादा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं पॉलीडेक्टिली। मोनोडेक्टिलिज्म में क्या होता है कंजेनिटल कंडीशन होती है और ओनली 1 डिजिट ऑन हैंड और फुट। किसी का क्या होता है सभी अंगुलियां हाथ पूरा एक साथ ही रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं मोनोडेक्टिलिज्म। ये आपने शायद देखा होगा। दोस्तों ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए, जिपमेर, PGI, नागपुर एम्स, पटना एम्स, दिल्ली एम्स, NCR, ऑल द एग्जाम। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों को भेजिए। और दोस्तों आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे कॉन्टैक्ट पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, ताकि मैं आपको इसको प्रॉपरली डिटेल बता दूंगा। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। अभी आपको पार्ट 3 लेके आएंगे, पार्ट 3 पीडियाट्रिक का लास्ट होगा, उसके बाद OBG का भी लेके आएंगे। और दोस्तों मैंने दूसरे सब्जेक्ट के फंडामेंटल के MSN के ऑल वीडियो अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, वो जाके आप देख सकते हो। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना आपको ज़रूर बताता हूँ। अगर एक बार आप वीडियो देख लिया या शुरू में तैयारी कर रहे हो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैंने पूरी डाला हुआ है, आपका बेसिक पूरा कवर हो जाएगा। आपको PR रिजर्व टारगेट हाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। थैंक यू दोस्तों।